नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। अब अपन बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट अपने को होगी एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि हमने डिस्कवरी में बात की थी कि वहाँ पे WC रॉन्जन एक ग्लास ट्यूब थी जिसमें गैस का प्रेशर कम था, एक तरफ कैथोड था और एक तरफ एनोड था। वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराना चाह रहा था, बट वहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस हो चुकी थी। फिर जैसा कि अपन ने इंटरेक्शन में बात की कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड पे गया, एनोड पे टकराया, 4 प्रकार के इंटरेक्शन हुए जिसमें से हीट निकली और एक्सरेज निकली। हीट आपकी निकलती है 99% और एक्सरेज निकलती है केवल 1%। अब अपन बात करें कि अगर अपन कोई एक्सरे ट्यूब मतलब दैट मीन्स ऐसा इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें से एक्सरेज निकले, तो अपने को कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिएंगे। द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे नीड्स द फॉलोइंग। दैट मीन्स एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए ये कुछ इक्विपमेंट तो नेसेसरी हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अपन ने बात की इंटरेक्शन में कि कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड ऑब्वियसली बात है, आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट चाहिए। और फिर जब आपके पास इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं आपको, तो उनको आप जहाँ पे स्ट्राइक कराओगे उसके लिए भी मटेरियल चाहिए। तो फर्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में आप यहाँ पे कैथोड को काम में लेते हो। फिर दूसरा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, अब वो इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे कहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं टारगेट, ठीक है। टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के काम में आते हैं, और इसे हम एनोड बोलते हैं। 2 इक्विपमेंट हो गए मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कैथोड से अपने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ठीक है, बट टारगेट पे पहुंचेंगे कैसे, उनको एक्सेलरेट, उनको चलाने के लिए, उनको वेलोसिटी देने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो होती है हाई वोल्टेज सप्लाई टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूम। वैक्यूम अपने को क्यों चाहिए, दैट मीन्स वहाँ पे फर्दर आयोनाइजेशन ना हो। अगर वहाँ पे गैस रहेगी तो आयोनाइजेशन होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे और टारगेट पे टकराते रहेंगे। अब अपन बात करते हैं 5th इक्विपमेंट की। तो 5th इक्विपमेंट अपना ट्यूब इंसर्ट एंड हाउसिंग। ट्यूब दैट मीन्स यहाँ पे एक आपकी ग्लास ट्यूब होगी और उसके चारों तरफ की हाउसिंग, दैट मीन्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगे होंगे, ठीक है। और लास्ट आता है आपका ग्लास एनवलप, जिसकी अभी अपन बात करें ट्यूब इंसर्ट की, तो दैट मीन्स ग्लास की एक ट्यूब होती है, उसको अपन बोलते हैं ग्लास एनवलप, जिसके अंदर ये जो बाकी के इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल टारगेट, एनोड, आपका कैथोड हो गया, हाई वोल्टेज सप्लाई भी उसी में से अप्लाई होती है, वैक्यूम भी ट्यूब के अंदर ही बनाया जाता है। तो दैट मीन्स कि इन 6 मेन इक्विपमेंट्स की अपने को ज़रूरत होती है एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको जब 4 प्रकार के इंटरेक्शन बताए थे, उससे पहले बताया था कि एक्सरे का प्रोडक्शन होता कैसे। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे जाके टकराते हैं और टारगेट पे 4 प्रकार का इंटरेक्शन होता है और हीट और एक्सरेज निकलती है। अब अपन ने यहाँ पे इक्विपमेंट्स की बात की, कैथोड और एनोड। अपने कैथोड की बात की इलेक्ट्रॉन सोर्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरे प्रोडक्शन में जहाँ पे अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन टारगेट पे जाके टकराएंगे, वो टारगेट आपके कहाँ से एमिट होंगे, कैथोड से। इलेक्ट्रॉन वो आपके कहाँ से एमिट होंगे, कैथोड से। इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर बाय द आयोनाइजेशन इन गैस और बाय द थर्मियोनिक एमिशन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने अपने को वहाँ पे अपन 2 प्रिंसिपल काम में ले सकते हैं, या तो आयोनाइजेशन, आपको भी पता है कि जब अपन एटम में आयोनाइजेशन कराते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है, और दूसरा है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, जब किसी भी मेटल सरफेस को हीट दी जाती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है। तो इन दोनों प्रिंसिपल की सहायता से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कर सकते हैं एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। अब क्या होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो चुका है, अब अपन वहाँ पे हाई वोल्टेज लगाएंगे ताकि वो एक्सेलरेट होकर एनोड तक पहुँचे। द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। दैट मीन्स एनोड और कैथोड के बीच में हाई वोल्टेज लगाया जाता है। दिस वोल्टेज एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स टू हाई वेलोसिटी। ये वोल्टेज क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करता है। दैट मीन्स उनको एक अच्छी वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। एज अ रिज़ल्ट द इलेक्ट्रॉन विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। और इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने का मतलब हुआ डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन्स की
काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही, दैट मीन्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द एनोड पे टकराने के बाद में उतनी हाई एनर्जी के एक्सरेज वहाँ पे आपको मिलेंगी। When the electrons are stopped by the target, the kinetic energy of electron is converted into heat and X-rays. That means कि जब ये जो हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जब टारगेट के द्वारा स्टॉप किए जाते हैं, जब ये टारगेट पे टकराते हैं, जब ये एनोड पे टकराते हैं, तब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एंड एक्सरेज। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स के पास में, ये हीट और एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे 4 प्रकार की घटना होती है जो कि अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। एक्साइटेशन इन आउटर सेल, आयोनाइजेशन इन आउटर सेल, आयोनाइजेशन इन इनर सेल और इंटरेक्शन विद न्यूक्लियर फील्ड। तो ये तो बात हुई नॉर्मल एक्सरे प्रोडक्शन की। अब अपन बात करते हैं हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब्स। दैट मीन्स कि जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई उसके बाद में वहाँ पे कुछ मशीन, दैट मीन्स कुछ इक्विपमेंट बनाया गया जिससे एक्सरे प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं एक्सरे ट्यूब्स, ठीक है। और एक एक्सरे ट्यूब आज है जो काम में ली जाती है। तो क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में जो बनाई गई थी वो और जो आज बनाई जाती है उसमें बहुत डिफरेंस है, या फिर जो आज काम में ली जाती है इनमें बहुत डिफरेंस है। दैट मीन्स हिस्ट्री, इतिहास, पहले कौन सी बनी थी, फिर उसमें क्या डिसएडवांटेज था, फिर उसमें क्या चेंजेस लाए गए, फिर दूसरी एक्सरे ट्यूब में कैसी थी, तीसरी कैसी थी, चौथी कैसी थी। दैट मीन्स जितनी भी हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे, दैट मीन्स एक्सरे ट्यूब की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली जो आपकी एक्सरे ट्यूब आती है उसका नाम है गैस ट्यूब। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे गैस क्यों आया, वो जब अपन इस ट्यूब के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा यहाँ पे कि इसे गैस ट्यूब क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे। जो नॉर्मल इक्विपमेंट मैंने आपको बताए थे, कैथोड, एनोड, ग्लास एनवेलप, वैक्यूम, हाई वोल्टेज सप्लाई, वो तो सब में होना, बट यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इन द बिगनिंग गैस फिल्ड ट्यूब्स वर यूज टू प्रोड्यूस द एक्सरेज। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग के अंदर, बिगनिंग के अंदर केवल और केवल गैस ट्यूब काम में ली जाती थी एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए। These tube consist of 2 electrodes, one is cathode and the other is anode, kept in a sealed glass envelope at the opposite ends. That means कि ये जो ट्यूब है इनमें क्या होता था, These tube consist of 2 इलेक्ट्रोड्स होती थी, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन के लिए और एनोड इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग के लिए। केप्ट इन ए सील्ड ग्लास एनवलप एट द ऑपोजिट एंड। और दोनों कहाँ रखी जाती थी, एक सील दैट मीन्स एक पैक्ड ग्लास एनवलप के अंदर एट द ऑपोजिट एंड। ऑपोजिट एंड मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने, ऑपोजिट एंड्स, आमने सामने या फिर ऑपोजिट किनारे पे रखी जाती थी, ठीक है, ताकि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो सीधे आपके एनोड पे जाके टकराए। द कैथोड एन एल्यूमिनियम स्टेम कैरिंग ए कॉनकेव एल्यूमिनियम डिस्क। अब अपन बात करते हैं कि कैथोड किसका बना होता था। तो कैथोड में जो स्टेम होती थी वो तो बनी होती थी आपकी एल्यूमिनियम की, और उसके आगे एक डिस्क लगी होती थी जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती थी। द एनोड और टारगेट इज़ टंगस्टन और प्लेटिनम बैक्ड विद कॉपर। अगर अपन टारगेट की बात करें तो जो टारगेट है वो या तो टंगस्टन या फिर प्लेटिनम का बना होता था, बैक्ड विद कॉपर। दैट मीन्स उसके पीछे जो सपोर्ट लगी होती थी वो किसकी लगी होती थी, कॉपर की लगी होती थी। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पे अपन ने कॉपर की सपोर्ट क्यों लगाई, बिकॉज जो टंगस्टन होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, दैट मीन्स हीट कम ट्रांसफ़र होती है। और जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि एक्सरे प्रोडक्शन में 99% हीट निकलती है। दैट मीन्स अगर आप हीट का कंडक्शन नहीं कराओगे वहाँ पे तो आपका टारगेट डैमेज हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पे आप उसको कॉपर की सपोर्ट प्रोवाइड करते हो ताकि जितनी भी हीट है वो कॉपर के थ्रू बाहर निकल जाए, बिकॉज कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। अब जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा से समझ सकते हो, एक ग्लास एनवलप लिया है जो कि पूरी तरीके से सील्ड है। अब इसमें आपके 2 चीज़ें हो गई, एक कैथोड और एक एनोड, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंड पे हैं। कैथोड के अंदर आपको दिख रही है कि एक डिस्क टाइप है, तो ये डिस्क जो होती है ये तो एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। और ये जो स्टेम होता है आपका,
ये भी एल्यूमिनियम का बना होता है। दैट मीन्स अपन बात कर सकते हैं कि कैथोड पूरा एल्यूमिनियम का बना होता है। अगर अपन टारगेट की बात करें तो टारगेट अपना टंगस्टन या फिर प्लेटिनम का बना होगा, और जो पीछे का इसका स्टेम है वो किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा, ताकि हीट बाहर निकल सके। ग्लास एनवलप आप यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे एक एरो करके इन्होंने लिखा है गैस, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर जब इक्विपमेंट्स में पढ़ रहे थे, तब अपन ने लिखा था कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जब अपन इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रोडक्शन के लिए दो प्रिंसिपल अपन काम में ले सकते हैं, या तो आयोनाइजेशन या थर्मियोनिक एमिशन। तो जो आपकी गैस ट्यूब होती है यहाँ पे आयोनाइजेशन काम में लिया जाता था। आयोनाइजेशन दैट मीन्स आयंस बनाए जाते थे, और फिर उन आयंस में से इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो एक्सेलरेट कराए जाते थे। अब ऑब्वियस ही बात है, आयंस किस में से बनेंगे, किसी एटम में से बनेंगे, मॉलिक्यूल्स में से बनेंगे। तो इसलिए इस गैस ट्यूब के अंदर कुछ मात्रा में गैस छोड़ी जाती थी, कुछ मात्रा में गैस छोड़ी जाती थी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाता था तब वो जो गैस थी वो क्या होती थी, आयोनाइज होती थी। दैट मीन्स वहाँ पे आयंस बनते थे, और ये जो आयंस बनते थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट दैट मीन्स वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती थी, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाते थे स्पीडली, और एनोड पे स्ट्राइक करते थे। और जैसे ही वो एनोड पे स्ट्राइक करते थे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती थी हीट और एक्सरेज के अंदर। तो समझ में आया यहाँ पे कि इस ट्यूब को गैस ट्यूब नाम क्यों दिया, बिकॉज इसके अंदर कुछ मात्रा में गैस रखी जाती थी। अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वैक्यूम होता था, वैक्यूम का मतलब होता है गैस नहीं होना, बट कुछ मात्रा में गैस होती थी। अब अपन बात करते हैं कि ये जो इक्विपमेंट्स थे कैथोड और एनोड, ये किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट इनका, द रेडियस ऑफ कॉन्केविटी ऑफ द कैथोड इज सच दैट इट्स सेंटर ऑफ फोकस इज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट। दैट मीन्स कि जो आपकी कैथोड है, कैथोड आपने देखा कॉन्केव है, वहाँ पे डिस्क है, तो उसकी जो कॉन्केविटी है, उसकी जो रेडियस है, उस रेडियस का सेंटर ऑफ फोकस कहाँ पे लाई करना चाहिए, टारगेट की सरफेस पे। दैट मीन्स एनोड और कैथोड इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए जो आपको जो कैथोड है उसकी कॉन्केविटी का जो रेडियस का जो सेंटर ऑफ फोकस है वो टारगेट पे मिलना चाहिए आपको। अब अपन बात करते हैं टारगेट की। द फेस ऑफ द टारगेट मेक्स एन एंगल फॉर 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ कैथोड नेक। दैट मीन्स कि आपका टारगेट इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि जो टारगेट का फेस है या फिर जो एंटीरियर पार्ट है वो कैथोड की नेक से, दैट मीन्स जो स्टेम है एल्यूमिनियम की, उससे 45 डिग्री का एंगल बनाए। दोनों चीज़ दोबारा से समझो कि जो कैथोड है, कैथोड की कॉन्केविटी का रेडियस का जो सेंटर ऑफ फोकस है वो एनोड पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एनोड के जो फेस है या फिर जो एनोड का फेस है वो कैथोड की नेक से 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। इन दोनों प्रिंसिपल के बेस पे अपन कैथोड और एनोड को अरेंज करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लास एनवलप और जो आपकी गैस ट्यूब है उसके अंदर वैक्यूम होता है, तो उसमें वैक्यूम कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्यूब वैक्यूम मस्ट बी ऑलवेज लेस देन 0.001 mm ऑफ Hg। दैट मीन्स कि गैस का जो प्रेशर है वो आपका 0.001 mm ऑफ Hg से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन द गैस ट्यूब स्मॉल रेजिडुअल ऑफ एयर ऑलवेज लेफ्ट। दैट मीन्स कि गैस ट्यूब के अंदर कुछ मात्रा में गैस हमेशा रहती है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन था। इसके बाद अपन बात करेंगे अभी जस्ट वर्किंग की। कंस्ट्रक्शन का एक बार दोबारा देख लो। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, कैथोड एनोड ग्लास एनवलप के अंदर रखी होती है। कैथोड आपकी एल्यूमिनियम की बनी होती है जिसमें एक स्टेम होता है, एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। एनोड आपका टंगस्टन या प्लेटिनम का बना होता है जो कि कॉपर से बैक्ड किया जाता है, ठीक है। दोनों एक ग्लास एनवलप के अंदर पैक होती हैं। ग्लास एनवलप में कुछ मात्रा में गैस छोड़ी जाती है। ग्लास एनवलप में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और वैक्यूम का प्रेशर होता है 0.001 mm ऑफ Hg से कम। एनोड और कैथोड की बात की जाए तो कैथोड इस तरीके से अरेंज होती है कि कैथोड की कॉन्केविटी का रेडियस का जो सेंटर ऑफ फोकस है वो एनोड पे लाई करना चाहिए, और एनोड हमेशा कैथोड की नेक से 45 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे वर्किंग की। तो वर्किंग में आपको ऑब्वियसली पता है कि कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। सप्लाई करने से वहाँ पे जो आपने गैस छोड़ी थी उसमें आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होने से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा तब हाई वोल्टेज सप्लाई से ये इलेक्ट्रॉन्स
कैथोड से एनोड की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। जब ये एक्सेलरेट करके फिर जाके एनोड पर टकराएंगे तो वहाँ पे 4 प्रकार का इंटरेक्शन होगा, और 4 प्रकार का इंटरेक्शन होने के बाद में वहाँ पे 99% हीट और 1% एक्सरेज आपको मिलेंगी। When a high voltage potential is applied between the cathode and anode, the air inside the tube gets ionized and electrons are produced. That means कि जो एक्सरे ट्यूब की 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड और एक एनोड, जब इनके बीच में हाई वोल्टेज पोटेंशियल लगाया जाता है तब क्या होता है, द एयर इनसाइड द ट्यूब के अंदर जो आपने थोड़ी सी एयर छोड़ी थी, ठीक है, गेट्स आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज्ड होगी। आयोनाइज्ड होने का मतलब वहाँ पे आयंस बनेंगे, और आयंस कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, और आपको इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन वहाँ पे होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। These electrons move at high speed toward the anode and produce a group of electron by collision with air molecules. अब ऑब्वियस सी बात है, हाई वोल्टेज सप्लाई है जिसका काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करना, वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कैथोड से एनोड की तरफ भागेंगे, ठीक है। जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे तो बीच में गैस आएगी, गैस में कुछ और एटम्स है, उन एटम से भी वो क्या करेंगे, टकराएंगे। टकराने से वहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, एक्साइटेशन होगा। दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट में आपको क्या मिलना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ और इलेक्ट्रॉन और प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स कि आपके पास अब इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, बाय कोलिजन। कोलिजन में दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो बीच में रास्ते में इनको क्या मिलेगी, गैस मिलेगी, वहाँ पे ये टकराएंगे, टकराने से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। अब जैसा कि आयोनाइजेशन की अगर अपन बात करते हैं, ऑब्वियस बात आयोनाइजेशन हो रहा है, तो आयोनाइजेशन में 2 आयंस बनते हैं, एक पॉजिटिव आयंस बनता है और एक नेगेटिव आयन बनता है। नेगेटिव आयन की तो अपन ने बात कर ली, इलेक्ट्रॉन की, वो कैथोड से एनोड पे जाएगा, बट पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव दोबारा से कैथोड पे आएगा। और जैसे ही वो कैथोड पे आएगा, कैथोड पे आने के बाद में कैथोड पे जैसे टकराएगा, ठीक है, तो कैथोड पे टकराने के बाद में वो कैथोड में दोबारा आयनाइजेशन करेगा और वहाँ पे कुछ और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दैट मीन्स फाइनली अपने को प्रोसेस के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन यहाँ पे मिलता रहता है। गैसेज से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे तो वो दूसरे एटम से टकराएंगे, वहाँ पे मिलेगा, कैथोड से मिलेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हाई वोल्टेज सप्लाई के कारण अच्छी वेलोसिटी के साथ कैथोड से निकलते हैं, मतलब कैथोड की साइड से चलते हैं और एनोड पे जाके टकराते हैं। द पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड एंड रिलीज मैनी मोर इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट किए जाते हैं कैथोड की तरफ से और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। When the electron stream strikes the target, heat and X-rays are emitted. जब ये जो इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, दैट मीन्स एक फ्लो, एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सारे के सारे विद हाई वेलोसिटी, विद हाई काइनेटिक, ये जब सारे के सारे टारगेट पे जाके टकराते हैं तो वहाँ पे केवल और केवल हीट और एक्सरेज निकलती हैं। और कैसे निकलती हैं, 4 प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन एंड न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्शन। अब अपन एक रिलेशन की बात करते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, ड्यूएन एंड हंट्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने एक रिलेशन बताया था, किसके बीच में, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। दैट मीन्स कि अगर जो आपकी वेवलेंथ आपकी निकल रही है, ठीक है, एक्सरेज निकल रही हैं, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। अपन ने बात की है यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ की। मिनिमम वेवलेंथ और जो आप वोल्टेज लगा रहे हो, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड एंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एमिटेड आर गिवन बाय ड्यूएन एंड हर्ट्ज लॉ के द्वारा दी जाती है, जिसका फॉर्मूला है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12.4 kVp। अब इससे क्या होगा कि अगर आपके पास में वोल्टेज है, दैट मीन्स आप कितना वोल्टेज लगा रहे हो, जैसे वो आप kVp की जगह यहाँ पे रखोगे तो आपको यहाँ पे जो आप एक्सरेज निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ के बारे में पता चल जाएगा कि उनकी मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। उनकी मिनिमम एनर्जी के बारे में अब यहाँ पे आप पता लगा सकते हो इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये आपके यहाँ पे गैस ट्यूब की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे बचता है गैस ट्यूब का डिसएडवांटेज, बिकॉज अगर इसके डिसएडवांटेज नहीं होते तो नया इन्वेंशन नहीं होता। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे जिसके कारण फिर नया इन्वेंशन किया गया, नई ट्यूब्स इन्वेंट की गई। तो इसके जो डिसएडवांटेज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।